हस्तक्षेप को लेकर के, लेखक की आजादी को लेकर के, लेखक की स्वायत्तता को लेकर के और लेखक के व्यक्तित्व को लेकर के, उसकी रचना के अधिक मूल्यांकन को लेकर के ये बेहद आधुनिकता पूर्ण आलेख उस पुस्तक में इनके आए हैं। और ये उत्तर आधुनिकता है और उत्तर व्यक्तिनिष्ठता है, ये सब करण सिंह चौहान दादा ने 70 के दशक में किया, जो आज बहस का विषय बनी हुई। उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना बीज वक्तव्य देने का आदरणीय करण सिंह चौहान। धन्यवाद उम्मा। हमारी नई पीढ़ी के दैनिकमान व्यक्तित्व हैं सभी क्षेत्रों में, इसलिए अतिशयोक्तियों में बात करते करते उन्होंने मेरे बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं, मैं उनको बहुत ही विनम्रता से ग्रहण करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित नगर के प्रतिष्ठित लेखक जयनंदन जी, सुभाष जी और अन्य साथियों और यहाँ उपस्थित तमाम साहित्य के पाठक, लेखक और साहित्य शिक्षक, थोड़ा दुख भी है कि और आज जब से हम लोग आए कल यहाँ, तब से मन बहुत दुखी है। प्रसन्नता का वो विषय होना चाहिए था, यहाँ आना, सम्मान देना, लोगों से मिलना, लेकिन जिनको सम्मान देना था यहाँ आते ही पता लगा कि उनसे मुलाकात तक नहीं हो सकती है। बातचीत की बात दूर है, हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। ये पहली बार हुआ है, जितने भी सम्मानों में हम लोग गए हैं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसको सम्मानित किया जाना है उनसे हमारी ना मुलाकात हो सकती है, ना बातचीत हो सकती है और ना वो सम्मान लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो सकती है व्यक्तिगत रूप से। फिर भी ये कार्यक्रम तो होना ही था। काफी जानकारी भी है कि अक्सर इतिहास में इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अक्सर क्या, हम तो कहेंगे कि ये होते ही हैं कि लेखक जितना ईमानदारी से व्यवहार करता है उसको देखे बिना नहीं रह सकता। देखते तो सभी हैं, लेकिन वो कहे बिना भी नहीं रह सकता। और कहे बिना कहने का नतीजा जो होता है हम सभी लोग जानते हैं, उपेक्षा सहना। तो ऐसे बहुत सारे उपेक्षित रहे और लोगों की नज़रों में उस तरह से नहीं आ पाए जिस तरह से उनको आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ये सम्मान देने की जो नई शुरुआत की है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कई लोग कहते हैं इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो फोन आया जो प्रियनंदन जी को जो पुरस्कार मिला है, इसको ये गैर सरकारी सबसे बड़ा सम्मान है और बहुत विवादास्पद भी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से लोग इसको देते हैं। तो उन्होंने सूचना दी कि दिया जा रहा है
हमने उनको बताया कि देखिए हमारी तो इसमें कोई भूमिका नहीं है हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो देने वाले कुछ और लोग हैं जिनसे हमारा कोई इस तरह का संपर्क नहीं है। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने कहा कि जो भी हो ये सम्मान का श्रेय तो लहर परिवार और आप लोगों को जाता है। और जब मैं ये सम्मान ले रहा था तो मुझे इस बात का एहसास था कि आप मेरे पीछे कहीं खड़े हो। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया क्योंकि ये ताजा है। होता या अनदेखा देखे रह गए लोगों को आप ये सम्मान देते हैं तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है, और जब वो देखते हैं और जानते हैं कि कितनी ईमानदारी से कितना महत्वपूर्ण लेखन इन्होंने किया है, तो उनके मन में भी उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। बहुत सारी पत्रिकाएं जो है उसका नोटिस लेना शुरू करती हैं, और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, उनके पास भी ये बातें पहुंचती हैं और वहाँ भी कुछ हलचल शुरू होती है। तो इसलिए भले ही ये छोटी शुरुआत होती है, लेकिन इनके परिणाम जो है ये काफी बड़े होते हैं, और यही इनकी सार्थकता है और जो हम करते हैं। दूसरी बात मुझे सिंहावलोकन के तौर पर करनी है इस नगर के बारे में, इसलिए कि ये दूसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ है। पहली बार जब मैं यहाँ आया, हो सकता आप में से कई लोगों का जन्म भी तब न हुआ 1982 हुआ क्या था कि 1949-50 में हमारा जो एक संगठन, लेखक संगठन जो प्रगतिशील लोगों का था, जिसका प्रेमचंद जी ने उद्घाटन किया था 1936 में, प्रगतिशील लेखक संघ, उसका विघटन हो गया। आज़ादी के बाद जो है आपस में फर्क हो गए, लोगों के विचारों में फर्क आ गए। उसमें कम्युनिस्ट लेखक थे, उसमें गैर कम्युनिस्ट लेखक थे, उसमें सभी तरह के लेखक। जो लोग भी शोषण की सत्ता के खिलाफ हैं वो सब उस संगठन में आ सकते हैं, ऐसा प्रावधान था। तो सब लोग थे, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, और तमाम जो जनतांत्रिक लेखक हैं वो भी थे, कुछ व्यक्तिगत जो लिखने वाले लोग हैं वो भी थे, सब लोग शामिल थे। आज़ादी मिली, उस पर लोग बट गए। कई ने कहा कि अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया, कई ने कहा कि नहीं, आज़ाद नहीं हुआ। ये वो एक किसी ने, हमारे अली सरदार जाफरी ने लिखा, कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। तो ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि ये तो आज़ादी है ही नहीं है, जो आज़ादी झूठी है। जब तक आर्थिक आज़ादी लोगों को नहीं मिलती तब तक जो है ये वास्तविक आज़ादी। तो ये जो दृष्टिकोण था, इसके वजह से संगठन टूट गया। तो दोबारा संगठन बनाने की जो पहलकदमी थी, उसमें एक तो बांदा में हुई जिसका जिक्र उमा ने किया ही है, एक हमने 1982 में की जनवादी लेखक संघ बनानी, और उससे पहले 3 साल तमाम शहरों में, तमाम कस्बों में, और जहाँ भी लेखक मिल सकते थे वहाँ जा कर के गोष्ठियाँ करके, आप समझिए तैयारी की गई थी। उसके बाद उस संगठन को हम लोगों ने बनाया। तो उसी संगठन की पहली स्थापना सम्मेलन करने के लिए हम जमशेदपुर आए थे, ये 1982। और आना भी कैसा हुआ, धनबाद में हम उतरे, मुझे याद है धनबाद में ट्रेन से उतरे, पूछा भाई कैसे जाएंगे जमशेदपुर, उनका कोई जरिया नहीं है,
रात को कोई जरिया नहीं है, कल सुबह तक इंतजार। हमने कहा कैसे भाई, सम्मेलन है तो वहां से कोई खुली सी जीप थी, उसमें कुछ सवारियों को ला, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि हम जब पहुंचे सभा स्थल में जहां वो शुरू हो गया था कार्यक्रम, तो हमको कोई पहचाने ही नहीं। हमने कहा जिससे हम बात कर रहे हैं वो सभी जो है मुंह मोड़ के दूसरी तरफ देख रही है, हो क्या गया भाई, हम सेक्रेटरी हैं संगठन के, हमको यहाँ तो हमको किसी ने कहा फिर के जाके जरा शीशा देखिए। तो हम लोग गए अंदर, तो कोयला जो है बालों से मुंह पे कपड़ों पर, तो हमने अपने आप को देखना शुरू किया। पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, कुछ कोयला उड़ा। तो उस सम्मेलन में भैरव प्रसाद गुप्त आए थे, चंद्रबली सिंह आए थे, मार्कंडेय सिंह आए थे, नीलकांत आए थे, और पूरे देश से लगभग 2 दर्जन जो है महत्वपूर्ण लेखक जो है वो आए थे। तो उसकी याद हमको जो है खैर संगठन तो बन गया। तो पहली और शांति सुमन जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए कि एक प्रगतिशील लेखक संघ था जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक हिस्सा होता था उससे संबद्ध अपने आप को मानते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। और हमने जो लेखक संघ बनाया था वो बनाया था जनवादी लेखक संघ, जिसको लोग मानते थे क्या, हम तो जानते ही थे कि ये सीपीएम का लेखक संगठन है। और शांति जी जो है उसके भी आगे जाकर के एक लेखक संगठन बना था नव जनवादियों का, जिसमें नक्सलबाड़ी से जुड़े लोग थे या जो सशस्त्र संघर्ष से सत्ता बदलने में विश्वास करते थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास ही नहीं करते थे। तो उसी तरह से शांति जी का झुकाव जो है उस समय से, मतलब आप देखिए एक महिला, बिहार में पहली महिला, वो भी इतना आगे जाकर के कि हम इस सिस्टम से इतने नाराज हैं कि इस सिस्टम पर किसी तरह का भरोसा हमारा है ही नहीं, इससे हमारा एक ही सुलूक हो सकता है और वो सुलूक है कि इसको उखाड़ करके फेंक दें। तो विचार तो क्रांतिकारी था, सराहनीय था, लेकिन हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं थी, पार्टी वार्टी से जुड़े हुए थे और पार्टियों में बड़ा घमासान चलता था, तो हम नहीं मानते। खैर, तो ये इसलिए तो ये 3 संगठनों का मामला जो है ये हमारे शुरुआत में था। मैं तो बात करूंगा ही, लेकिन बाकी सारी चीजों के बारे में भी बात करूंगा अगर आप थोड़ा समय देंगे। हम ये मान करके चलते रहे कि लेखक तो लिखता है, लेखक का काम लिखना है, लेखक को किसी संगठन की जरूरत नहीं, और उसको अपने अपने रचनात्मकता से एक नया स्वरूप रचना के रूप में घर करके देना है। इसमें संगठन क्या करेगा, इसमें कोई और क्या करेगा। फिर भी हम ये मानते थे कि संगठित होंगे तो उनकी आवाज एक का प्रभाव पड़ेगा, ये हमारी मान्यता थी। इसलिए लोगों को, संगठित लेखकों को भी संगठित होना चाहिए। कोई सुनता नहीं है, अकेले आदमी की आवाज, मैंने कहा ना, कोई सुनता नहीं। तो अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेखकों की आवाज सुनाने के लिए हम ये मानकर के, प्रेमचंद जी ने हमको सिखाया था, प्रेमचंद जी ने पहले सम्मेलन में ये कहा था और लेखकों को बताया था कि लेखक जो है ये राजनीति के पीछे चलने वाला पिछलग्गू नहीं है। लेखक जो है ये राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाला व्यक्ति है। हम इसको भूल गए।
हम इस मूल चीज को ही भूल गए और हमने क्या कर डाला, हम राजनीतिक के पिछलकू तो बने ही, राजनीति तो बड़ी चीज है, हम राजनीतिक दलों तक के पिछलकू, मतलब उन्होंने हमको ये बताना शुरू किया कि समस्याओं को इस तरह से देखो, यानी कि हमने अपना जो स्वतंत्र लेखकीय व्यक्तित्व होता है, रचनात्मक व्यक्तित्व होता है, उसको छोड़ दिया, उसको जो है उनके सामने समर्पित कर। ये अकल हमको थोड़े दिन बाद ही आ गई। थोड़े दिन बाद कैसे आ गई? जैसे हम जमशेदपुर आए पहले सम्मेलन में यहाँ के संगठन की स्थापना करने के लिए, ऐसे ही हम राजस्थान में गए वहां के संगठन की स्थापना करने के लिए। वहां जो पार्टी के पार्टी के सेक्रेटरी थे राजस्थान के, जिस पार्टी का संगठन हमने बनाया था, उन्होंने हमको एक सूची पकड़ा दी कि कल आप जब सम्मेलन करेंगे इन नामों को पढ़ करके सुना दें। ये अध्यक्ष होंगे, ये सेक्रेटरी होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये कोषाध्यक्ष होंगे, ये होंगे, ये होंगे। हमने कहा लेकिन इनमें तो कोई लेखक है ही नहीं, ये सारे के सारे लोग तो पार्टी के लोग हैं, इनमें लेखक तो है नहीं। उन्होंने कहा हमने जो आपको कहा है वो आप करिए, लेखक हो या ना हो हमको ये मालूम है कि कौन हमारे लिए उपयोगी है, कौन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे जब कई कांड होने लगे तो हमने इसके बारे में लिखा। उस समय संगठन में रहने के बावजूद हमने लिखा कि हम राजनीति को इस रूप में नहीं समझते हैं जिस रूप में पार्टियां राजनीति को समझती हैं। लेखक को का अपना नजरिया राजनीति को देखने का है और वो नजरिया स्वतंत्र रूप से है। खैर, मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को कभी भी, अरे मध्यकाल में जब सूरदास जो है वो श्री कृष्ण जी के सामने गिड़गिड़ाने लगते थे वो पद लिखते हुए, तो उन्होंने कहा सूर होके घिघियात काहे को है? अरे तुम्हारा नाम तो सूर है और तुम ये श्री कृष्ण के सामने घिघिया रहे हो। तो उन्होंने जो है फिर सखा रूप में उसका वर्णन करना शुरू किया। तो हमने लेखकों से कहा कि तुम तो लेखक हो, ये किसी भी पार्टी से बड़ी चीज है, किसी के सामने घिघियाने की जरूरत नहीं है। आपका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, आपका जो सामाजिक, केवल बुनियादी सिद्धांतों को मानकर चलने की जरूरत है कि हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, हम सामंतवाद के खिलाफ हैं और हम इजारेदारी के खिलाफ। it अलावा किसी चीज को मानने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी नजर से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हमने शांति सुमन जी कई बार अपने वक्तव्यों में इस बात को महसूस करती है, इस बात को महसूस करती हैं कि हमारे गीत जो लोगों में नई चेतना का प्रसार करने का एक जरिया होने चाहिए थे, वो ले दे करके पार्टी का प्रचार तंत्र जैसी चीज बन करके रह गई। ये महसूस उन्होंने करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि हम लिख क्या रहे हैं, हम उसके बारे में लिख रहे हैं। बहुत तमाम लेखकों ने जब ये चीज महसूस करनी शुरू की और ये समझ में आने लगा कि लेखक का काम पार्टी से छोटा नहीं है, लेखक का काम पार्टी से बड़ा है। राजनीति को भी समझने की बात है,
राजनीति वो नहीं है जो आज हमारे लेखक, ज्यादातर हमारे लेखक कर रहे हैं। एक इस पक्ष, एक इस धड़े के पक्ष में है, जो सत्ताधारी धड़ा है उसके भक्त बन गए हैं। एक जो है जो सत्ताधारी धड़े का विरोध करने वाला सत्ता कामी धड़ा है, उसके अंध समर्थन बन गए हैं। जानते हैं इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क है ही नहीं। ये दोनों के दोनों धड़े उन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कितना समय चाहिए भाई? 75 साल में यही तो करते रहे। इसको यहाँ से उठाओ बदल दो, उसको ले आओ, उसको वहां से उठाओ बदल दो, उसको ले आओ। इन 75 सालों में क्या कोई फर्क नजर आया किसी के बीच में? आज तक फर्क वो दिखाना चाहते हैं कि हम में फर्क है, हमें ले आइए, हम उससे ज्यादा बेहतर सिद्ध होंगे। 75 साल में हमने एक दूसरे को, तमाम को अदल बदल करके सब तरह से देख लिया, हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आया। समाज में ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आया। केवल वोट के लिए, केवल वोट के लिए एक धड़ा जो है ये क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता का सहारा लेता है। और वोट लेने के लिए एक धड़ा जो है ये सेकुलरिज्म का सहारा ले, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम उनकी बातों में आते हैं, कट मारते हैं उनके लिए। तो ये समझने की जरूरत है। अगर राजनीति को समझना चाहते, हम लोग दलों से राजनीति को समझना की कोशिश कर रहे हैं। दल से राजनीति कभी समझ में आने वाली नहीं है। राजनीति उससे नहीं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो तमाम सत्ताधारी और सत्ता के जो ललकीन हैं, ये दल, इनमें बुनियादी फर्क नहीं है। ये उन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं वर्गों के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सत्ता चलाएंगे, तब तक हम राजनीति को समझ ही नहीं सकते। ये हम समझते। अभी मार्केट आपस में रोज मैं देखता हूँ जूतम बाजार होता है, फेसबुक पर लेखों के बीच में होता है। इससे भी बड़ी चीज है व्यवस्था। मैं शुरू में बताना चाहता था, लेकिन शायद यहाँ उपस्थित लोग जो हुए हैं, जो भी शहर के संस्कृति में रुचि लेने वाले लोग हैं, उनको नाराज करने की डर से बताया नहीं। पिछले दिनों 5-6 महीने पहले मैं गाजियाबाद के पास ही एक अपने मेरे मित्र हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में रेगुलरली लिखते हैं, भगवान सिंह, बड़े विद्वान हैं। उनके यहाँ ठहरा हुआ था, तो बगल में ही बाबा नागार्जुन के लड़के हैं शोभाकांत पड़े, वो रहते हैं गाजियाबाद की एक बड़ी सोसाइटी में। और बाबा नागार्जुन जो है ये कोई उस तरह के लेखक नहीं है, उनको हम बहुत ही लोकप्रिय लेखक मानते हैं कि जनता के अपने लेखक हैं, जनता के बीच में बहुत ही प्रिय हैं। उन्होंने प्रोग्राम रखा उनके जन्मदिन पर, हम भी गए। पूरी कॉलोनी से केवल 10 लोग उस पंडाल में आए और वो 10 लोगों में से लगभग 10 के 10 उनके परिवार के। ये क्या हालत है? इस कम्युनिस्ट देशों में रहा 5-6 साल, पढ़ाया वहाँ मैंने, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर। मैं बल्गेरिया में था, चेकोस्लोवाकिया में था, पूर्वी जर्मनी में था। और मैंने देखा कि लेखक की किताब छपती थी, अखबार में विज्ञापन आया कि इस लेखक की ये किताब छप रही है, इस दिन बाजार में आएगी। सुबह से शुरू हो जाती थी
क्योंकि लोग खरीदना चाहते तो उनको मालूम था कि आज अगर किताब नहीं मिली तो पहला संस्करण खत्म, इसके बाद 2 साल बाद दूसरा संस्करण छपेगा। उसके बाद किताबों की अलमारी होती थी जरूरी तौर पर, और उसमें शेक्सपियर भी होते थे, उसमें जो भी दुनिया भर के मशहूर लेखक हैं उनको रखना वो जो है अपना शान समझते थे। मध्य वर्ग की बात छोटी, मजदूरों की बात। और ये पता लग जाए, कोरिया में था, दक्षिण कोरिया में, ये वहां के किसी आदमी से मैं पूछी, बोले हाँ ये हमारे लेखक हैं, गांव का किसान, हाँ ये तो हमारे लेखक हैं। हमारे देश में यही सड़क से बाहर जाकर के पूछिए, अज्ञे को जानते हो भाई, दुकानदार से पूछिए, अज्ञे बहुत प्रसिद्ध लेखक, इनको जानते हो आप? ये तो निराला प्रसाद और महादेवी वगैरह इसलिए नाम जान गए कि स्कूल के टेक्स्ट में जो है हम लोग पढ़ते हुए आए, ये अपने से नहीं जाने, इसलिए नहीं जाने कि उनकी किताबें अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। और हमको कोशिश करनी पड़ती है कि यहाँ गोष्ठी हो रही है, आइए। दिल्ली से मैं आया हूँ, इतना बड़ा शहर है, हजारों लेखक रहते हैं, लाखों जो है साहित्य के पाठक हैं, और बड़े लोग गोष्ठी बुलाते हैं, और उसमें जब 15 आदमी की संख्या जो है ये गांधी पीस फाउंडेशन में होती है तो शर्म से हम लोगों का सिर 40 करोड़ की हिंदी भाषी आबादी में 40,000 भी ऐसे लोग नहीं हैं जो किताबों को खरीदने का प्रण ले कि किसी लेखक की किताब आई है तो उसको हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये स्थिति है, इसका कितना हम वर्णन करें, क्या करें, लेकिन वास्तविकता ही गुणगान करते रहिए कि हमारी भारतीय सभ्यता जो है ये महान है, हमारा ये जो समाज है सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। कितना भी आप कहते रहे, भगवान सिंह जी रोज लिखते हैं एक किस्त, केवल इस बात पर कि हिंदू समाज में अभी जो मानवता की महानतम चीजें हैं बची हुई हैं, इस पर केंद्रित करें, ढूंढ कर। मेरा उनसे केवल एक ही सवाल रहता है, कहीं डीएनए में कुछ तो बचा होगा या नहीं बचा होगा? बचना चाहिए ना, बचना चाहिए, क्यों नहीं बचा, कहाँ चला गया? तो खैर जो है इस दर्द को तो हम सब लोगों को भुगतना है, लेकिन ये सब स्थितियाँ साहित्य को लेकर। मैं थोड़ी सी चर्चा जरा गीत की भी करूँ, क्योंकि शांति समझ की जो है उन्होंने की। जितने लोग साहित्य के पाठक हैं या लेखक हैं वो जानते हैं, हमेशा का टंटा है कविता वाले, जो कविता लिखने वाले लोग हैं वो गीतकारों को कवि नहीं मानते, वो समझते हैं ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, इनका साहित्य से क्या लेना देना। मतलब ये आप देखिए वास्तविकता है। और जो गीतकार हैं वो इन कवियों को कवि नहीं मानते, वो समझते इनको कौन जानता है, इनकी कविता जरा कहीं सुनवा के देख लीजिएगा, कितने लोग उसको समझेंगे तो पता लग जाएगा एक दिन कविता लिखते हैं। दोनों ही बातें एक हद तक ठीक है। हमारे जो कविता का जो धारा है, जिसको हम मुख्य धारा कहते हैं कविता की, जिसमें आजकल के सब बड़े कवि आते हैं, वो कविता क्या लिखते हैं? वो तो वेद लिखते हैं, वेद लिखते हैं। मतलब लोगों की समझ में जो चीज ना आए वैसी कविता लिखते हैं। अगर उसको आप कहीं मंच से पढ़ दीजिए, लेकिन कवि के रूप में एक नाम है, क्या नाम है वो,
बहुत ज़्यादा कविता सुना, एक ही कविता लिखी है और गीत लिखा है उन्होंने, विश्वास। एक ही गीत लिखा है उन्होंने, उसी गीत में कुछ लाइनें जोड़ जोड़ और सबसे लोकप्रिय जो है गीतकार है, इसकी काफी ज्यादा फायदा मिला, मांग हो गई। तो ये भी वास्तविकता है। हम लोग क्या करते थे कि जैसे सम्मेलन हुआ, यहाँ सम्मेलन हुआ जमशेदपुर में संगठन का, उनको बाकी तो चर्चा वर्चा तो कुछ लोगों में होती थी, थोड़े से लोगों में होती थी, जैसे अभी यहाँ लोग बैठे हुए इतने लोगों में होती थी, लेकिन आम जनता को आकर्षित करने के लिए लेखक संघ या प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसकी तरफ आकर्षित ये था। लेकिन वहाँ भी मैंने कुछ बातें देखी जो कमी की बातें हैं। पता नहीं जितने भी हमारे माध्यम हैं लोक के, जहाँ जनता से सीधा आपका जो है वो सरोकार होता है, गीत सुनाते हैं, रंगमंच पर नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जो है ये विकसित हो जाती हैं। नशे की प्रवृत्ति है, बिना उसके जो है मंच पर नहीं जा सकते हैं। तो मंच को बदनाम करने के में इन सारी चीज़ों का हाथ रहा है। तो गीतकारों को कवि नहीं मानते हैं और गीतकार जो है ये कवियों को कवि नहीं मानते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। मैं यहाँ केवल कहना ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये भ्रांत धारणाएं अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। वो भी सही हैं जो हमारे कवि लिखते हैं, जो वेद पढ़ कर के कविता लिखते हैं। वेद पढ़ने का मतलब है पूरी परंपरा से अच्छी चीज़ों को लेकर के कविता में गूंथते हैं, या विदेशी प्रभाव ग्रहण कर कर के कविता लिखते हैं, वो भी सही है। और हमारे जनता के बीच में जो गीत फैले हुए हैं, जो राग फैले हुए हैं, संगीत फैला हुआ है, इससे तत्व ग्रहण करके गीत बनाते हैं, वो अपनी जगह सही है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों में कोई विरोध नहीं। एक हमारे यहाँ लोक और वेद, ये दोनों पक्ष हमेशा से रहे। कबीरदास जी ने लिखा, पाछे भागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। हमारे जो लोग हैं या तो लोक के पीछे भागेंगे या तो वेद के पीछे भागेंगे। तो कविता वाले आप समझ लीजिए कि वेद के पीछे भाग रहे हैं और गीतकार जो है ये लोक के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन दोनों का समंजन जो है ये जरूरी है। दोनों का काम अलग अलग काम है और जरूरी काम है। एक ना एक दिन ये जो कवि है, जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक ना एक दिन जब हमारी जनता की जो सांस्कृतिक चेतना है ये विकसित होगी, तो ये कविता जो है उसके पास जाएगी। और जो हमारा गीतकार है, जिसका संबंध सीधे लोक से है, एक ना एक दिन वो काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठा पाएगी। ये मान करके हमको चलना चाहिए। इन दोनों विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे से के पूरक जैसी चीजें हैं। शांति सुमन जी के गीतों के बारे में मैंने हालांकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिख दी हैं उनकी गीतों के बारे में जो मेरी समझ में आई। लेकिन एक काम मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए। तो जुमलों में बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया जनवादी गीतकार। अब जनवादी गीतकार में आप लोगों ने समझ लिया जनवादी हैं तो उसमें ये चीज़ें होंगी। सवाल ये है कि क्या उनकी कोई अपनी निजी विशेषता है कि नहीं है। जनवादी गीतकार तो सैकड़ों हैं,
तो सैकड़ों के गीतों की क्या सारी सामान्य विशेषताएं जो है वो वही इनमें हैं। तो पहली बात तो उमाशंकर ने लेख लिखा है इस पत्रिका में, मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने जो एक बात कही जो मुझे बहुत ही पसंद आई, वो है कि हमारे यहाँ जैसे नारी जो है, स्त्री जो है, स्त्री को प्रकृति माना गया है और पर्यावरण को बचाने वाली। नारी का ये पर्यावरण जो है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो हो सकती है वो स्त्री की है। मैं पहाड़ में रहता हूँ आजकल, उत्तराखंड में, और मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए जितना काम नारियों ने, स्त्रियों ने किया है, वहाँ की उत्तराखंड की स्त्रियों ने किया है, उसको देख कर के मेरे ये बात समझ में आई। परिवार की प्राणवायु जिस तरह से नारी है, स्त्री है, स्त्री के बिना जो है ये परिवार जो है चल नहीं सकता। संबंधों को, मानवीय संबंधों को बचाने की जितनी बड़ी जिम्मेदारी स्त्री की है, ये पुरुष इसको कर ही नहीं सकता, मानवीय संबंधों को बचाने। इसी तरह से पर्यावरण को बचाने की का जो जिम्मेदारी है वो भी स्त्री की है। और शांति सुमन जी के गीतों में ये दोनों चीजें हैं। इन विशेषताओं को अलग से देखा जाना चाहिए कि शांति सुमन जी के जो गीतों में आम जनवादी गीतकारों से अतिरिक्त जो विशेषताएं उनकी निजी हैं वो क्या है। मैंने पूरी पुस्तक जो उनकी सबसे बाद की पुस्तक है वो मैं देख रहा था। मैंने देखा कि परिवार के अंदर विवाह आता है, उसके बाद तोरण आता है, फिर शादियों में जो चीजें होती हैं वो आती हैं, और फूल आते हैं, और पक्षी आते हैं, और रंगोली आती है, और रंग आते हैं। ये तमाम चीजें उनकी कविता में आप अगर एक साथ अध्ययन करें, उसको नोट करते जाएं, तो आपको मालूम होगा कि घर, परिवार, उसकी पीड़ाएं, उसके संबंध और उसका प्रकृति के साथ जो मेल है। घर दुखी है तो प्रकृति दुखी है, घर सुखी है तो प्रकृति सुखी है। ये जो भाव उनकी कविताओं में दिखता है, आप खोजेंगे तो उनकी तमाम विशेषताएं इन दोनों चीजों में शांति सुमन। तो हम लोग चाहते हैं कि शांति सुमन जी के गीतों में सामान्य जनवादी गीतकार से अलग हट करके उनकी जो निजी विशेषताएं गीतों में हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। तो मैंने, मेरा ख्याल है काफ़ी समय आप लोगों का लिया, कुछ बातें आपसे की, इसके बारे में आप भी इन पर सोचेंगे, हम लोग भी इन पर काम करेंगे, और पुनः मैं आप सभी का